ताई जी प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है कि राम विद्यापीठ, व्यास विद्यापीठ, पितामही विद्यापीठ और पुनरुत्थान विद्यापीठ जब सभी के कार्य एक ही हैं, जैसे भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला को जन जन तक पहुंचाना, तो फिर अलग अलग नाम क्यों दिए गए हैं? सभी का काम एक भारतीय शिक्षा के विभिन्न आयामों का है, एक ही नहीं है। जैसे राम विद्यापीठ है, उसको पहले ही प्रारंभ में बताया था, वो समग्र शिक्षा योजना है। पितामही विद्यापीठ कुटुंब शिक्षा है और व्यास विद्यापीठ लोक शिक्षा है। तो भारतीयता का विचार लोक तक ले जाने के लिए व्यास विद्यापीठ है, कुटुंब में देने के लिए पितामही विद्यापीठ है और गुरुकुलों में देने के लिए राम विद्यापीठ है। ऐसे शिक्षा के 3 केंद्र हैं, तो 3 प्रकार के विद्यापीठ हैं। जी धन्यवाद। और दूसरा प्रश्न है मेरा कि सत्र संचालन कौन करेगा, और यदि हम इन विचारों को समाज तक ले जाएं तो कोई हमारी बात क्यों सुनेगा? सत्र संचालित कौन करेगा? मतलब जैसे राम विद्यापीठ का या व्यास विद्यापीठ का। सत्र संचालन तो कोई एक कार्यकर्ता करता है। ये सत्र संचालन का तात्पर्य ये मेरे हिसाब से ये पूछ रहे हैं कि इनको भविष्य में संचालित कौन करेगा? जी भविष्य में संचालित जो वर्तमान में संचालन कर रहे हैं, उनके पास जो सीखे हैं, उनके जो उत्तराधिकारी हैं, वो भविष्य में संचालन करेंगे। राम विद्यापीठ में विभिन्न प्रकार के विद्यापीठों के कुलपतियों की शिक्षा होगी, आचार्यों की, प्राध्यापकों जिसको हम कहेंगे विद्यापीठ के, उनकी शिक्षा होगी और वे फिर पितामही विद्यापीठ में जाएंगे या व्यास विद्यापीठ संचालित करेंगे। तैयार तो होना है उनको राम विद्यापीठ में। अगला क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहे तो फिर अब मान लीजिए हम समाज तक या हम जिन विद्यालयों में काम करते हैं और उन बच्चों के साथ बैठते हैं या शिक्षकों को हम राम विद्यापीठ, व्यास विद्यापीठ और पितामही विद्यापीठ के विचार हम बताना चाहें, तो वो कहीं ना कहीं आजकल एकदम सुनने को कोई तैयार आसानी से नहीं होता, और अगर होता भी है तो उनको प्रत्यक्ष या प्रमाण की आवश्यकता होती है। जैसे अगर अभी हम कोई भी अगर विचार लें तो डिस्कशन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम गूगल को सर्च करते हैं, तो वहाँ जो हम कह पाएँ अपने शिक्षक साथियों से या जिस तक भी हम ये विचार ले जाना चाहें, तो उनको प्रत्यक्ष प्रमाण हम किस तरह से देंगे? प्रत्यक्ष प्रमाण तो किसी के साथ मिलवा कर, किसी ग्रंथ में है तो उससे किसी प्रयोग में जो प्रयोग चल रहे हैं उनको दिखाकर हम प्रत्यक्ष प्रमाण तो दे सकेंगे। ऐसे व्यक्तियों से प्रत्यक्ष मिलवा कर ही प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकते हैं। ऐसे ग्रंथों में पढ़वा कर ही प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकते हैं, परंतु ग्रंथों का प्रमाण कोई प्रत्यक्ष प्रमाण थोड़े होता है। गूगल ये कोई प्रत्यक्ष प्रमाण थोड़े हैं। तो कहीं से न कहीं से किसी के द्वारा लिखा गया है, तो और उसका लिखा हुआ मानते हैं, तो आपका लिखा हुआ क्यों नहीं मानते फिर? मतलब इसके लिए हमें पहले खुद से अच्छे से उसका अध्ययन करना होगा। और जो भी आपकी वीडियोस हैं उनको अच्छे से देखना होगा। लोग हमारा कहना नहीं मानते, इसके 2 कारण होते हैं। एक होता है हमको कहना नहीं आता, माने उसको समझ में आए उस प्रकार से कहना नहीं आता, तो वे लोग नहीं मानते। और दूसरा, हमारे कहने में दम नहीं होगा, हमारी बात सुननी चाहिए ऐसा उसको नहीं लगेगा, तो श्रद्धा कम है, आदर कम है, विश्वास कम है, तो हमारी बात नहीं मानेगा वो। बात सही है गलत है वो तो दूसरे नंबर की बात है, लेकिन आपने कही इसलिए हम सुन रहे हैं, इसके लिए तो श्रद्धा चाहिए।
और श्रद्धा निर्माण करने के लिए कहने वाले की तपश्चर्या चाहिए। तो हमारा प्रभाव इतना कम है, इसलिए कोई हमारी बात नहीं मानता। हमारा प्रभाव तो है, परंतु हमको कहना ही नहीं आता है, तो उसको समझ में नहीं आती बात, इसलिए नहीं मानता। ऐसे ही कारण होते हैं। अगला प्रश्न मेरा ताई जी ये है कि 21वीं शताब्दी में जब एक और एआई की बात हो रही है या रोबोटिक्स की बात हो रही है, तो हम किस प्रकार से ये दीर्घ अवधि वाली बातों को दूसरों तक पहुंचाने में सफल होंगे? क्योंकि आजकल जो है समय नहीं है सबके पास। अगर हम कोई बात बताते हैं तो वो पहले से ये पूछने लगता है कि इससे लाभ क्या मिलने वाला है। या इसका तेजी से कैसे प्रचार प्रसार करें जो कि लोगों तक आम जनता प्रभावी हो। प्रभाव हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, आपको मार्गदर्शन चाहते हैं। हमको हमारी बात कहते रहना चाहिए और हमारी तपश्चर्या बढ़ाते रहना चाहिए। हमारा प्रभाव निर्माण करते रहना चाहिए। हमारी इंटेग्रिटी यदि अधिक है तो फिर हमारी बात सुनेंगे लोग, मानेंगे लोग। अभी भी भारत के लोगों को भारतीयता तो चाहिए होती है। अच्छी बातें कौन सी हैं और बुरी कौन सी नहीं है, इसका अंदर से पता तो चलता है, परंतु अच्छी बातों का आचरण नहीं कर सकते, बुरी बातों को छोड़ नहीं सकते। ऐसा दुविधा में तो मन सबका रहता है, इसलिए वो सुन भी लेते हैं तो उसका आचरण नहीं करते। कभी सुनने को ही तैयार नहीं होते, क्योंकि हमारा उनका कोई आत्मीयता का, स्नेह का, श्रद्धा का, आदर का, विश्वास का संबंध ही नहीं बना है, इसलिए नहीं होता। ताई जी, धैर्य और आत्मीयता के अलावा हम और कौन से गुण विकसित कर सकते हैं जिससे कि ये और ज़्यादा प्रभावी हो और लोगों में प्रचारित किया? नहीं, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। इसके साथ साथ और कोई है, परंतु इसके अलावा तो नहीं है। आप क्यों कहना चाहते हैं उनको? आप जब कहते हैं कि लोगों को कहते हैं लेकिन वो मानते नहीं हैं, तो आप कहना क्यों चाहते हैं? क्योंकि अब हम इस चीज़ को समझ गए हैं कि ये कितना आवश्यक है। पूरी टीम हमारी ये समझ गई है कि भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला में जो भी लिखा है वो कितना आवश्यक है, और हम भावी पीढ़ी को इस तक पहुंचाना चाहते हैं इन विचारों को। तो आप क्यों समझ गए? आपने कैसे पढ़ा? आपको किसने कहा कि पढ़ो? जी, ये सर का मार्गदर्शन रहा हमारे। तो सर ने कही हुई बात आप मानते हैं, जी इसलिए ना, नहीं तो क्यों पढ़ेंगे? जी तो जैसे आप मानते हैं वैसे आपकी बात कोई माने, ऐसा करो। जी जी, धन्यवाद। भाई जी, अपने अंदर के आत्म तत्व को हम कैसे जानें? हमें ये चीज़ आती नहीं, हमने सीखा, आध्यात्मिक बताया आपने। योगाभ्यास करो, निष्काम कर्म करो, सेवा करो, तो अपने अंदर क्या आत्म तत्व जो है उसका साक्षात्कार होगा। वो तो कोई बहुत बोलने में तो कठिन बात नहीं है, करने में जरूर है। ध्यान करो, साधना करो तो जानेंगे। ध्यान नहीं कर सकते क्योंकि मन एकाग्र नहीं होता। मन एकाग्र नहीं होता क्योंकि हम मन को वश में करने का अभ्यास नहीं करते। ऐसा अभ्यास नहीं कर सकते क्योंकि हमारा आहार शुद्ध नहीं है, दिनचर्या ठीक नहीं है। तो आहार शुद्ध करो, दिनचर्या व्यवस्थित करो, काम करो, श्रम करो, सेवा करो, दूसरों की चिंता करो, तो धीरे धीरे शुद्धि होती जाएगी। शुद्धि होगी तो आप साधना अच्छी तरह से कर पाएंगे। साधना करेंगे तो आत्म तत्व को जानेंगे। धन्यवाद ताई जी, हमारे जो प्रश्न थे उसका नहीं, बहुत और भी अच्छे से पूछना आपने- चाहें? नहीं, और भी बाकी सब लोग नहीं पूछेंगे क्या? जैनिका दीदी। ताई जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैं विद्यालय के लिए बहुत पूरी तरह से समर्पित हूँ। मैं अगर आज कुछ सोचती हूँ तो ये मोस्ट प्रोबेबली शाम तक या अगले दिन तक वो
पूरा हो जाता है या अपने आप से हो जाता अपने आप से हो जाता है। और ये पिछले लगभग 6 पूरा हो सालों से जाता है 7 माने? सालों से मेरे साथ लगातार हो रहा है। पूरा हो जाता है माने? मीन्स जैसे कोई भी चीज़ है, विद्यालय की कोई चीज़ खराब हो रही है और मुझे लगता है कि ये सही हो जाए या कुछ ऐसा, तो वो मतलब ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे 24 घंटे में तो मुझे 24 लगता है घंटे कि के अंदर सही हो जाती है। सही। 24 घंटे में। सेवा के मत ये निस्वार्थ सेवा करती है, निष्काम सेवा करती है। तो इनकी जो अंतर चक्षु और अंतर प्रज्ञा है वो संकेत दे देती है या चिंतन करने पर कोई ना कोई स्वभावता आ ऐसी जाती अदृश्य है। शक्ति है जो कि काम को पूरा कर देती है। हाँ, फिर उसके सो- ये मेरे हस्बैंड हैं जो बोल रहे हैं और ये इसके प्रमाण है इस वजह से कि मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों। अच्छा। तो फिर आप लोगों को हमारे जैसे लोगों ने चरण स्पर्श करनी चाहिए, प्रणाम करनी चाहिए कि आपको भगवान ने ऐसी शक्ति दी है। अब क्यों दी है वो तो भगवान को पूछो ना। हाँ, आपके बिल्कुल। प्रश्नों के मेरी भगवान यही उत्तर जिज्ञासा देते थी। हैं, तो जैसे इसका भी देंगे। एक छोटा सा उदाहरण, मैं एक तिराहे से गुजर रही थी और उस तिराहे पर मुझे एक लड़की का चित्र दिखाई दे रहा था। वो मेरी कल्पना में था और मैं उसको कब मतलब बहुत टाइम पहले मेरी स्टूडेंट थी, मुझे नहीं पता कि एकदम से वो मेरे दिमाग में कैसे आई। और अगले दिन जब मैं उसी मोड़ पे थी, वही महिला मोटरसाइकिल पर बैठकर मुझे मिली। अच्छा। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आया कि कल की घटना से और आज की घटना का संबंध क्या था। आंतरिक संबंध है, विचार का संबंध क्रिया से होता ही है। जी। तो आने वाली घटनाओं का आभास पहले ही हमारे अंदर अंतःकरण में होता है, इसलिए ऐसा होता है। इसमें कोई चमत्कार नहीं है। जी। हाँ, आपके पूर्व जन्म की साधना का परिणाम होगा, ये तो हो सकता है। इस जन्म में भी साधना कर रही है। इस जहाँ जन्म- शिक्षक 6 घंटे भी बमुश्किल काम करते हैं, आप लगभग 8 से 10 घंटा प्रतिदिन, 10 घंटा प्रतिदिन करती हैं। अच्छा, ये भी एक साधना है। हाँ तो ठीक है ना, तो साधना का परिणाम है। ताई, आप एक जो विचार कैसे क्रिया रूप में परिवर्तित होते हैं, एक दृष्टांत बताती होती है गुलाब जामुन वाला, बताइए। ये तो शुद्ध भौतिक विज्ञान है। बताइए थोड़ा सा। अच्छा, वो उदाहरण ही बहुत मज़ेदार है। बहुत सुनने का मन करता है उससे। इसलिए बताने लायक है। स्वामी राम करके एक योगी या साधक ऐसे हो गए, अभी के मैंने कुछ वर्ष पूर्व ही उनका स्वर्गवास हुआ, तो अभी की बात है। उनके आश्रम अभी भी अमेरिका में भी हैं, भारत में भी हैं। इसे उन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभवों की एक पुस्तक लिखी है और उसका नाम है स्वामी राम के आध्यात्मिक अनुभव, अथवा अंग्रेजी में है इन द क्वेस्ट ऑफ हिमालयन योगीज, हिमालय के सिद्ध पुरुषों के साथ साक्षात्कार। तो उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि मैंने एक अघोरी के बारे में सुना था। अघोरी माने पता है ना, वो ऐसे डरावने होते हैं, जटाएं होती हैं और राख और शमशान में क्रिया कम करने हाँ, वाले। हाँ? शमशान में क्रिया कम करने वाले। हाँ, सब स्मशान में कुछ क्रियाएं करते हैं और ऐसे अघोरी। तो ऐसे अघोरी के विषय में मैंने सुना था, वो हिमालय के बहुत अंदर ऐसे कहीं पर भी तो रहते थे, ऐसे मैंने सुना था। तो उनको मिलने की मुझे बहुत इच्छा थी, तो मैं ढूंढते गया, लेकिन वे कहाँ रहते हैं इसका पता नहीं चलता था। ऐसा ढूंढते उस नज़दीक वाले गांव में पहुंचा। वहाँ लोग उस अघोरी को जानते थे, परंतु वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करते थे। तो स्वामी राम कहते हैं, मैंने एक प्राथमिक शाला के शिक्षक को, जिसको वो पंडित कहते थे, एक पंडित को कैसे करके तैयार किया कि तुम मुझे वहाँ ले चलो, वहाँ छोड़कर वापस आ जाओ। तो पंडित बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ, फिर वो गए और वो अघोरी मिले, वहाँ वो दोनों बैठे और बातें करने लगे। इतने में अघोरी ने उस पंडित को कहा कि यहाँ से 2 फरलांग दूर एक नदी बह रही है, तुम वहाँ जाओ, वहाँ तुम जाओगे तो एक शव, एक मृतदेह तैरता हुआ आएगा,
तुम उसको उठाकर ले आओ। अब ये तो बेचारा पंडित पहले से ही डर रहा था और भी डर गया, लेकिन नहीं कैसे जाएगा, अघोरी ने कहा है तो जाना ही पड़ेगा। वो गया, उसी प्रकार से शव आया भी, ले आया, फिर रखा। फिर अघोरी ने कहा कि इसको जैसे सब्जी काटते हैं वैसे काट कर टुकड़े बनाओ इसके। तो पंडित को क्या करेगा, नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा, इसलिए उसने काट कर टुकड़े बनाए। फिर उस मांस के टुकड़े चूल्हे पर पानी खोल रहा था, तो इसने कहा कि उस खोलते हुए पानी में वो मांस के टुकड़े डाले वो पकाने के लिए। अब दोनों फिर से बातें करने लगे। तो पंडित बेचारा ऐसे हो रहा था कि मैं भागूँ यहाँ से भागूँ, फिर भी वो क्या करता। अघोरी ने कहा बैठो। फिर आधे घंटे के बाद अघोरी ने कहा कि अब 2 दोने लो और दोनों में तुम्हारे और स्वामी जी के लिए प्रसाद लेकर आओ। वो ऐसा हो गया कि अब मांस भी खाना पड़ेगा क्या, और वो भी मनुष्य का मांस खाना पड़ेगा क्या। फिर भी वो गया और उसने खोला तो उसने देखा कि उसमें रसगुल्ले थे। तो रसगुल्ले ले आया, वो सही में रसगुल्ले थे, ले आया, खाया भी और घर ले जाने के लिए प्रसाद भी दिया। वो तो गया, पंडित तो भाग गया। बाद में स्वामी राम ने अघोरी से पूछा कि ये क्या है, आप अपनी जगह से तो उठे नहीं हैं, उसको स्पर्श भी नहीं किया है, और जो देखा वो तो सही है, रसगुल्ला ही है। मैं मानता नहीं, चमत्कार नहीं है, ये क्या है, ये आपकी कोई विद्या है, ये बताओ कि ये क्या है। तो अघोरी ने कहा कि देखो, मनुष्य का शरीर भी पंचमहाभूतों का ही बना हुआ है, और रसगुल्ला काय का बना हुआ है, वो भी तो पंचमहाभूतों का ही बना हुआ है ना। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इसी का बना हुआ है। केवल अंतर क्या होता है, तो मृत देह में उन पंच महाभूतों के संयोजन अलग हैं, रसगुल्ले में अलग है, इसलिए स्वाद अलग लगता है, रंग अलग लगता है, आकृति अलग लगती है, सब अलग लगता है। बाकी है तो दोनों ही पंच महाभूत। जो संयोजनों में रूपांतरण कर सकता है वो मांस से रसगुल्ले में रूपांतरण कर सकता है। जिसने इस विद्या पर प्रभुत्व प्राप्त किया है वो अपने विचार से यह कर सकता है, छूना नहीं पड़ता। छू कर थोड़े करेंगे, इसको काट कूट पीस कर तो नहीं कर सकते ना। तो विचारों से पदार्थों में रूपांतरण, विचार से एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में रूपांतरित होता है। तो मैं इन संयोजनों को बदलने की विद्या जानता हूँ, इसलिए मैंने किया, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। फिर स्वामी राम ने पूछा, तो वे रसगुल्ला ही क्यों बना, पेड़ा क्यों नहीं बना? तो उन्होंने हंसकर पूछा कि जब तुम आ रहे थे मुझे मिलने के लिए, तब रास्ते में तुम्हें रसगुल्ले का विचार आया था? हाँ आया था। इसका मतलब है मन के विचार भी दूर से वो जान सकते हैं। तो ये योगी है, ये साधक है और सिद्ध साधक है। सिद्ध माने जिसको विद्या हस्तगत हो गई है, ऐसा सिद्ध साधक है। उस अघोरी ने कहा कि मैं फिजिक्स का प्राध्यापक हूँ, तो ये तो सारा फिजिक्स का ही मामला है। तो प्रयोग करके ये सारा हो कैसे सकता है, इसकी जानकारी लेने के लिए, मैंने प्रयोग करने के लिए मैं यहाँ अघोरी का वेश धारण करके रहा हूँ, ताकि गांव के लोग मुझे परेशान ना करें। बाकी मैं अघोरी नहीं हूँ, मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ
और रिसर्च कर रहा हूँ, और रिसर्च में मुझे ये सिद्धि प्राप्त हुई है कि मैं एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में रूपांतरित कर सकता हूँ। सो दिस इज साइंस ओनली, प्योर साइंस। लेकिन हमारे लोग मानेंगे नहीं, पश्चिम के लोग भी मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको ये करना आता नहीं है। आता नहीं है तो मानते भी नहीं है। अब ये हमको जो नहीं आता वो होता ही नहीं है, ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा वो ज्ञान का क्षेत्र बड़ा विशाल है, बड़ा अजीब है। इसमें एक और भी है कि कई बार हमारी प्राचीन चीज़ों को माइथोलॉजी लोग कहते हैं। हाँ, तो वो उन्होंने इसलिए आरंभ किया जब उनकी कल्पना में नहीं आया कि कोई इतना प्राचीन हो सकता है क्या, और जानबूझ के भी दोनों विषय थे उसमें। इस कारण से उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो केवल काल्पनिक है। हाँ, मैंने काल्पनिक, मैंने उनको पता ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। न कभी देखा, न कभी किया, न कभी सुना। और सुना तो चमत्कार है, ऐसा ही सुना, ये तो चमत्कार है। मैंने लोग क्यों कहते हैं चमत्कार? स्वयं नहीं कर सकते इसलिए, आसपास के लोग नहीं कर सकते इसलिए, लॉजिक नहीं चलता है इसलिए उनको लगता है कि ये चमत्कार है, परंतु ये तो लॉजिक ही है। बुद्धि से, तर्क से जाना जाता है। हाँ, करना नहीं आता है, क्योंकि ऐसी साधना उन्होंने की नहीं है। बाकी तो स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि विचारों को पदार्थ में और पदार्थ को विचार में रूपांतरित किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद तो अघोरी नहीं थे, फिजिक्स के प्रोफेसर नहीं थे, परंतु ध्यान करते थे, समाधि अवस्था में जाते थे, तो उनको ये पता चला कि हाँ, विचार सूक्ष्म है, पदार्थ स्थूल है, सूक्ष्म से स्थूल में, स्थूल से सूक्ष्म में रूपांतरण हो सकता है। हाँ जी, और आप अपने काम के बारे में कोई प्रश्न पूछिए ना, या तो बताइए, दो में से एक करिए। ताई जी राधे राधे। ताई जी, मेरा नाम विपुल राठौर है। ताई जी, मेरा प्रश्न है, जैसे हम ये अभी भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम 5 से शुरू कर रहे हैं पढ़ना। सर ने बताया कि 5 से पढ़ना स्टार्ट। तो ताई जी, फिर इसे 5 वाले को क्रम 1 क्यों नहीं दिया गया? इसका रीजन मुझे जानना था। दूसरा ताई जी, एक क्वेश्चन और है मेरा। दूसरा क्वेश्चन ये ताई जी, आपने पितामही विद्यापीठ में जो 4वीं कक्षा हुई थी, उसमें आपने बोला था कि 19वीं शताब्दी के आधे में और 20वीं शताब्दी के पूरे में और 21वीं शताब्दी से हम लगभग पौने 200 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भारतीय शिक्षा भारतीय नहीं है, हम पे पश्चिम का प्रभाव हो गया है। तो ताई हम इतने वर्षों से प्रयास कर रहे हैं और हम उसको मुख्य धारा से बिल्कुल भी नहीं जोड़ पाए, पास भी नहीं आ पाए हैं। यहाँ पे मेरे को जो संबल की स्थिति से मैं बाहर का नहीं कह पा रहा। तो ताई जब 250-300 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाए, तो हमें ऐसा क्या बदलाव करना चाहिए? और दूसरा ताई एक प्रश्न है, मेरा बच्चा अब पढ़ने जाने के लिए योग्य हो गया है कि उसे मेरे को शिक्षा दिलानी चाहिए। अब ऐसे देख करके सारी शिक्षा को तो मन तो करता नहीं कि विद्यालय में भेजा जाए, इसको पढ़ाया जाए, तो क्या करें? मेरे 3 प्रश्न थे। आपने 3 प्रश्न पूछे। जो पहला प्रश्न था वो क्या था? 5 से प्रारंभ करी गई। 5 से क्यों? अगर कोई सीधे ग्रंथमाला लेकर पढ़ने बैठता है और 5वां ग्रंथ पढ़ेगा तो उसको वो शिक्षा का ग्रंथ लगेगा ही नहीं। वो तो वर्तमान विश्व स्थिति कैसी है, हमारे वैश्विक संदर्भ कैसे हैं, वो उसकी जानकारी देने वाला है और उसमें शिक्षा की भूमिका क्या है वो बताने वाला है। तो उसमें भारतीय शिक्षा की भूमिका क्या है वो बताने वाला है। वो यदि पहले ही लिखते तो वो शिक्षा का ग्रंथ नहीं होता, वो वर्तमान विश्व स्थिति का ग्रंथ होता, इसलिए उसको पहला नहीं लिखा।
चौथा ग्रंथ पहला लिखते तो वर्तमान भारत की स्थिति क्या है उसका ही ग्रंथ लगता, वो शिक्षा का ग्रंथ नहीं लगता। परंतु जो प्रत्यक्ष पढ़ता है आमने सामने बैठकर, पढ़ाने वाले के साथ बैठकर, उसको पहले संदर्भ बताया जाता है। पहले विश्व का संदर्भ, बाद में भारत का संदर्भ, और उसके बाद में वास्तव में शिक्षा का शास्त्र शुरू होता है। इसलिए पहले पांचवा पढ़ो, फिर चौथा पढ़ो। माने वर्तमान विश्व स्थिति के संदर्भ क्या है वो जानो, भारत की स्थिति के संदर्भ क्या है वो जानो, और अब इसमें से कुछ करना है तो शिक्षा का विचार करो। वो कैसे करेंगे? वो ग्रंथ 1 से शुरू होता है। ऐसा प्रैक्टिकल कारणों से जब प्रत्यक्ष अध्ययन करने लगते हैं तो वे 5वें से शुरू करो। लेकिन आप किसी के पास बैठकर पढ़ नहीं रहे हैं, किसी अध्ययन योजना में नहीं पढ़ रहे हैं और सीधा सीधा पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा से ही शुरू करो, ग्रंथ 1 से ही शुरू करो। ऐसी उसकी रचना है। दूसरा क्वेश्चन था ताई जी मेरा ये, हाँ। 19वीं शताब्दी से आधार से हमने चालू अब तक जो प्रयास तो बहुत समर्थ लोगों ने किए। 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। 2 कारण हैं। एक तो जो भी प्रयास हुए वे बहुत समर्थ लोगों ने किए, बहुत अच्छे किए, परंतु जैसे ही स्वाधीनता प्राप्त हुई उसके बाद वे प्रयास सरकार के नियंत्रण में आ गए और सरकारी अनुदान से चलने लगे। उस कारण से वे समाप्त हो गए, क्योंकि सरकार स्वयं भारतीय विचार से, भारतीय दृष्टि से नहीं चल रही थी। वो कम्युनिस्ट विचारधारा के भयंकर प्रभाव में थी। इसलिए भारतीय शिक्षा के जितने भी प्रयास हुए उनको नष्ट करने का काम ही उसने किया। ये महत्वपूर्ण कारण तो यही है। दूसरा कारण है कि देश चलने लगा, माने देश की अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तंत्र, उद्योग तंत्र, कॉरपोरेट सेक्टर, कायदे कानून, ये सब जो थे वो तो सारे अभारतीय ही रहे। तो उसमें भारतीय शिक्षा का कोई मूल्य ही नहीं है, कोई उपयोग ही नहीं है। दोनों इतना मिसमैच है, तो उस शिक्षा से कॉरपोरेट सेक्टर नहीं चलता, उद्योग तंत्र, कारखानों में उत्पादन नहीं होगा, रासायनिक खादों का और रासायनिक औषधियों का प्रयोग नहीं हो सा। और ये तो सब विश्व का बाजार इतना प्रेशर कर रहा है, भारत को इतना करता था, और भारत भी उससे इतना प्रभावित था कि भारतीय शिक्षा प्रासंगिक ही नहीं रही और सरकार के प्रयास के बाहर स्वतंत्र प्रयास कोई कर नहीं सकता था। इस कारण से इतने समर्थ लोगों ने इतने लंबे समय तक प्रयास करने के बाद भी शिक्षा में परिवर्तन तो नहीं हुआ। अब हमको यदि करना है तो आउट ऑफ द सिस्टम करना पड़ेगा, यही एकमात्र उपाय है। परंतु आउट ऑफ द सिस्टम कौन आएगा? कोई नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहला घाटा होगा वो सैलरी का होगा, दूसरा घाटा होगा वो प्रतिष्ठा का होगा, तीसरा घाटा ऑलरेडी हुआ है, वो आजकल की इस सिस्टम में पढ़े लिखे लोगों को भारतीयता क्या है वो समझ में ही नहीं आता, क्योंकि 10 पीढ़ियों से पढ़ाया ही नहीं गया है। इसलिए आउट ऑफ द सिस्टम जाकर मूल से पुनः अध्ययन करके जब हम कोई नई सिस्टम खड़ी करेंगे तभी इसमें कुछ होगा। परंतु ऐसा करने के लिए हमें
नौकरी की सुरक्षा छोड़नी पड़ेगी। साहस इतना होना चाहिए शिक्षकों में, स्वतंत्रता की चाह होनी चाहिए। पैसे के लिए हम ज्ञान को बेचेंगे नहीं, ऐसा निर्धार होना चाहिए। इसलिए ऐसे लोग अधिक नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं। इसलिए उतनी मात्रा से जो काम होता है वह इतना एकदम प्रभावकारी और परिणामकारी नहीं होता है। तो ये तो ऐसा ही है, जो अपनी सुविधा, आराम, जो अपना पैसा सब कुछ छोड़ सकता है वही यह काम कर सकता है। छोड़ देगा तो उनका व्यवहार जीवन कैसे चलेगा बिना पैसे के? तो फिर समाज पर भरोसा रखो। आप समाज की सेवा के रूप में यदि ऐसा काम कर रहे हैं तो समाज आपको भूखों नहीं मरने देगा, ऐसा विश्वास रखो तो आज भी हो सकता है। पर इसके लिए जो साहस चाहिए, स्वतंत्रता की चाह चाहिए कि नहीं, स्वतंत्र होकर तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, लड्डू मिलते हैं तो भी नहीं खाएंगे, तभी वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं, इसलिए थोड़ा हो रहा है, लेकिन हो रहा है। और तीसरा प्रश्न कौन सा था? मेरा जो पुत्र है वो भी अब विद्यालय जाने लायक हो गया है, तो उसे हाँ 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 कौन सी शिक्षा दिलाई है? हाँ, कौन सी तो ठीक है, जो आपको समझ में आए वो शिक्षा दूँ, परंतु घर में देने के लिए आपके पास और आपकी पत्नी के पास समय होना चाहिए, उतना स्वयं अध्ययन करना चाहिए, उसके बारे में सर्वत्र जो लिखा गया है वो भी पढ़ना चाहिए। तो माता पिता ने स्वयं उसके शिक्षक बनना चाहिए। परंतु घर में शिक्षा देने की भी एक मर्यादा होती है। 10 वर्ष की आयु तक तो आप ये कर सकते हैं, 10 वर्ष के बाद तो गुरुकुल में भेजना ही चाहिए। परंतु तब तक तय होना चाहिए कि हमारे बालक को आगे चलकर करना क्या है। उसको कृषि करनी है तो कृषि गुरुकुल में भेजो, और कृषि गुरुकुल खेत में होगा। उसको पदार्थों का उत्पादन करना है, कारखाना चलाना है, तो ऐसे बालक को सीखने के लिए कारखाने में भेजो। लेकिन आज के कारखाने तो भारतीयता की बिल्कुल विपरीत है, तो फिर देशी पद्धति से चलने वाले कारखाने कौन से हैं, इनको ढूंढो और अपने बालक को वहाँ पढ़ने के लिए भेजो। ऐसे क्या व्यवसाय करना है वो तय करके वह व्यवसाय किससे अच्छे से अच्छा सीखा जाता है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढो, ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाओ, और गुरु को देते हैं ऐसा सारा मान सम्मान उसे दो, तो वहाँ निःशुल्क पढ़ेगा, माने पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, पैसा मिलेगा भी नहीं, वो तो उसके साथ रहकर काम करेगा, काम करते करते सीखेगा। तो उसको शुल्क तो देना नहीं है, रहने खाने का भी नहीं देना है, पढ़ने का तो नहीं ही देना है, तो पढ़ाने वाला कहाँ से लाएगा? ये इससे लाएगा कि उसको काम करने के लिए पैसे दे देकर जो साथी रखने पड़ते थे वे नहीं रखने पड़ेंगे, यही सारे उनके सहयोगी हैं। तो परस्पर दोनों लोगों का खर्चा नहीं होता है इसके पीछे, और जो भी खर्चा होता है वो समाज देता ही है। इस प्रकार से हमें विचार करना चाहिए। आपके बालक को आगे चलकर क्या करना है, क्या बनना है, ये तय करो, तो बाद में उसके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है। धन्यवाद जी। जब हम धन्यवाद